हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन पी केमिस्ट्री क्लास। आज हम लोग बात करेंगे कुछ नए न्यूमेरिकल्स का। और पहले वाले वीडियोस में मैंने 3 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। आज हम लोग चौथे लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे। पार्ट 4 होगा जिसमें हम लोग फैक्टर ऑफ फैक्टिंग भी पढ़ेंगे और एक न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे। तो उससे पहले मैंने 3 लेक्चर में आपको बता दिया किस तरीके से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रेट को रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने एक आपको HW दिया था BR वाला केस। आई होप सभी लोगों ने कर लिया होगा और समझ में भी आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं देख लूँगा तो वहाँ से मैं रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है। अब बहुत लोग को मैंने पहले इसके थर्ड वाले वीडियो में एक न्यूमेरिकल छोटा सा दिया था। उसमें ये क्वेश्चन था हमारे पास N2I5 वाला। तो इसमें बहुत लोग को प्रॉब्लम थी, एक दो लोग को आई थिंक प्रॉब्लम थी। तो मैं यहाँ से फिर से सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप यहाँ ध्यान से देखना। जैसे यहाँ पे 2N2O5 है, यहाँ पे 4N2 है और O2 है। क्वेश्चन था हमारे पास 3 4 4 5 लाइन में था, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ डाटा को पकड़े रहिए और देखिए क्या बोल रहा है। तो ये क्वेश्चन था। और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 का गिवन था कितना, 2.33 कैपिटल M। और आफ्टर 184 मिनट, यानी 184 मिनट में N2O5 का कंसंट्रेशन कितना हो जाए, 2.08 कैपिटल M आ रहा है। पहला क्वेश्चन इसमें था कि रेट बताना था। तो रेट इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, इस पूरे इक्वेशन के लिए रेट कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, 2 है तो माइनस में 1/2। कंसंट्रेशन एवरेज पूछा था तो एवरेज लगा लीजिएगा। अगर आपको पूछेगा इंस्टेंटेनियस तो स्मॉल डी हो जाएगा। तो एवरेज में फाइंड आउट कर रहा हूँ। कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन क्या था हमारे पास, डेल्टा टी इक्वल टू क्या होगा, 1/4 प्लस में होगा। जो प्रोडक्ट होता है प्लस में होता है और ये निगेटिव होता है। मैंने बता दिया टाइम के साथ धीरे धीरे ये प्रोडक्टिविटी इसकी रिड्यूस होती है और टाइम के साथ इसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो जिन लोगों को प्रॉब्लम हो मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर ले, ठीक है, पता चल जाएगा। ये डेल्टा NO2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम T इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ O2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब देखो जिससे जो भी डाटा हम लोग को दिया है, जैसे N2O5 का डाटा दिया तो ये सब एक इक्वल है एक दूसरे में। तो रेट पहले इससे निकाल लें। रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/2। अब ये डेल्टा है, डेल्टा क्या एवरेज है, दो कंसंट्रेशन दो के बीच का गैप है। ठीक है, निगेटिव कर दो तो पहला इनिशियल इतना दिया है तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2.33 माइनस फाइनल कितना हमारे पास गिवन है 2.08 है। ठीक है, तो डेल्टा मीन्स क्या होता है कि फाइनल इनिशियल माइनस फाइनल करो या फाइनल माइनस इनिशियल, वो कंडीशन अप्लाई होता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो मैंने इनिशियल माइनस क्या किया, फाइनल कर दिया। उतने में से इतना माइनस कर दिया, जितना लेफ्ट होगा उतना हमारे पास हो जाए। कितने मिनट में हो रहा था, 184 मिनट में। इसको सॉल्व कर लोगे वो आंसर आ जाएगा। सपोज कर लो x आ गया। ठीक है, ये सॉल्व आप करोगे तो रेट मेरा पहला फाइंड आउट हो गया। दूसरा पूछा था हमारे पास NO2 का प्रोडक्टिविटी बताना है। तो ये पूरा टर्म बताना है। तो आप क्या करो, जो ये टर्म आया है इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक दूसरे से इक्वल है। रेट जो आप रेट आ गया x आ गया। अब ये पूछा हुआ NO2 का प्रोडक्शन पूछा है तो 1/4 कंसंट्रेशन ऑफ NO2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब इसको क्या करो, ये फाइंड आउट करना है आपको। जब ये फाइंड आउट करना है तो ये 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 4x आ जाएगा और ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आती है। इजी था क्वेश्चन, सिर्फ डाटा पुटअप करना था। नाउ अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी बोर्ड में एग्जाम में आया हुआ है। मैं यहाँ पे आप लोग देखो, फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन 2A + B = क्या होगा, 3C हो जाएगा। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C एट द टाइम T इज 1.3 × 10⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट एट दिस टाइम रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, ये आया हुआ है क्वेश्चन इस तरीके से। तो ये भी बहुत इजी है। सभी का पहले आप रेट लिख लो। रेट लिखने का तरीका क्या होगा हमारे पास, रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम माइनस वाला रिएक्टेंट में होगा तो ये क्या होगा, स्टिचियोकोएफिशिएंट माइनस में होगा, 1/2 हो जाएगा। डेल ए, अगर एवरेज पूछे, एवरेज में आप करना चाहते हो, हम इंस्टेंटेनियस में कर ले, इजी होता है थोड़ा सा रिप्रेजेंट करना। dt/dt हो जाएगा, dA/dt माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ B/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस 1/3 डी कंसंट्रेशन C/dt हो जाएगा। आप देखो क्या पूछा होगा, पहला रेट ऑफ रिएक्शन पूछा तो यही पूछा है। किसकी वैल्यू तीनों में से गिवन है हमारे पास, C में से गिवन है। देखो द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एट दिस वन इज दिस। ठीक है, यानी इसके अपीयरेंस जो D कंसंट्रेशन C/dt की वैल्यू, ये अपीयरेंस इसकी वैल्यू कितना गिवन है हमारे पास,
1.3 इंटू 10⁻⁴ मोल दिया है, तो रेट इक्वल टू क्या होगा, सब एक दूसरे के इक्वल है तो किसी दो डाटा को बाहर आप ले आ सकते हो, तो प्लस 1/3, इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास है 1.3 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा। यहाँ पे रेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, जब सॉल्व करोगे तो यहाँ सॉल्व करने के बाद आपको कितना मिलेगा, यहाँ से 4.33 इंटू 10⁻⁵ यहाँ से इतना मिल जाएगा, ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। देखो सॉल्व करने का मैं सिर्फ मेथड बताऊंगा, आप फाइनली डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी वटेवर करना है वो आप करोगे, ठीक। पहला मिल गया, दूसरा बोला रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, डिसअपीयरेंस ऑफ ए पूछा जा रहा, तो रेट तो पता चल गया दिस वन, तो अब क्या करो, डी ए डी टी माइनस 1/2 हो जाएगा, इक्वल टू रेट तो आ ही गया 4 इंटू 33 इंटू 10⁻⁵। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, डेल ए डी कंसंट्रेशन ए डी टी इक्वल टू क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई कर दो -2 इंटू 4.33 इंटू 10⁻⁵ हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास 8.67 क्या हो जाएगा 67 इंटू 10⁻⁵ क्या होगा -5 हो जाएगा, ठीक है। मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर एंड पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है देख लो आप, इसमें बहुत इजी था, कुछ करना नहीं था। अब देखो यहाँ पे बात आती है प्लस और माइनस की केस की, तो आप माइनस साइन कहीं पे भी नहीं यूज करोगे, ठीक है, क्योंकि स्पीड जो होता है वो जो स्पीड होगा वो कभी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे हम लोग नेगेटिव में, तो ये सिर्फ आपको माइनस नेगेटिव ये बताता था कि रेट ऑफ जो प्रोडक्शन है यानी उसका जो कंसंट्रेशन है टाइम के रिस्पेक्ट में धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पे कहीं पे भी नेगेटिव आप साइन यूज मत करिए, क्योंकि स्पीड हमारे पास नेगेटिव वैल्यू में आती नहीं है। इज दैट क्लियर, बात समझ में आती है, तो आप नोट कर लीजिए इसको, क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नाउ कम टू द नेक्स्ट, मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ, अब फैक्टर अफेक्टिंग की बात करते हैं, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। देखो अब बात करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन पे कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग करते हैं, यानी कौन कौन से चीजें अप्लाई करने पे रेट ऑफ रिएक्शन उसकी स्पीड चेंज हो गए। तो सिंपल से केस है, पहले 2-3 मैं सारे नोट कर दे रहा हूँ, नॉर्मली ऐसे बताऊंगा। पहला होगा कंसंट्रेशन, पहला क्या होगा हमारे पास कंसंट्रेशन, दूसरा हमारे पास क्या होगा टेम्परेचर, ठीक है, तीसरा हमारे पास होगा कैटलिस्ट, तीसरा क्या होगा कैटलिस्ट, चौथा होगा हमारे पास रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन सबस्ट्रेट, लास्ट हमारे पास है सरफेस एरिया, ये 5 फैक्टर हमारे पास है, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा ये फैक्टर अफेक्ट करेंगे, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, डिपेंड ऑन सबस्ट्रेट, लास्ट हमारे पास है सरफेस एरिया। तो मैं लाइन बाय लाइन बताता जा रहा हूँ। जैसे कंसंट्रेशन आपने क्लास 11 में पढ़ा था ली चैटेलियर प्रिंसिपल, उसमें क्या था, कंसंट्रेशन आप बढ़ाओगे वो प्रोडक्ट की तरफ भागता जाएगा, यानी जब प्रोडक्ट बढ़ रहा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अगर बताऊं, जैसे ये ए है और ये पी है, यहाँ पे रिएक्टेंट रख लो, यहाँ पे प्रोडक्ट रख लो, जैसे इसका कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी और तेजी से बढ़ती चली जाएगी, बढ़ रही है इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सिंपल से कैसे है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाते जाओगे रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी, इसका मतलब यही है कि रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है तभी तो इसका प्रोडक्टिविटी जल्दी जल्दी बन रहा है, ठीक। तो ये क्या होगा हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो कंसंट्रेशन जो सी होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा हमारे पास, रेट ऑफ रिएक्शन के, रेट ऑफ रिएक्शन के। क्लियर, बात समझ में आती है। सेकंड देखो टेम्परेचर में, टेम्परेचर का नॉर्मली एकदम मैक्सिमम जगह पे, मैक्सिमम क्या सभी जगह पे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। जैसे सपोज करो कि रिएक्शन कोई बहुत स्लो हो रहा है, अब बहुत स्लो हो रहा है तो फास्ट करने के लिए आप उस पर टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी,
काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उसमें कोलिजन होना स्टार्ट होगा, जब कोलिजन होगा तो इफेक्टिव कोलिजन होगा और वो प्रोडक्ट में धीरे धीरे क्या होता जाएगा, चेंज होता चला जाएगा। बात क्लियर हो रही? टेम्परेचर बढ़ाओगे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी, जब स्पीड बढ़ेगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि प्रोडक्टिविटी प्रोडक्ट बने ही बने, बट उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या, हमको रेट ऑफ रिएक्शन ही चेक करना, तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिकली क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है उसके इफेक्टिव कोलिजन पे डिपेंड करती है, जो कि इसी चैप्टर में पढ़ना है। ठीक, और दूसरी बात मैं यहाँ पे बता दूं कि आपके जो सीबीएसई के गाइडलाइंस आए हुए हैं उसमें कुछ टॉपिक को हटाया गया, डिलीटेड है, बट वो क्या करना, आपको सभी टॉपिक को पढ़ना है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, मैं यहाँ पे सारा जितना टॉपिक है सारा पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप क्या करोगे कि अगर यहाँ से नहीं पढ़ते तो सबसे प्रॉब्लम वहाँ पे आएगी जब कम्पिटेटिव में आप बैठोगे, जब कम्पिटेटिव में बैठोगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो मैं यहाँ पे सारे टॉपिक 1 बाय 1 बताता चला जा रहा हूँ उसको, आप फेयर कॉपी में नोट करते जाओ, जो टॉपिक नहीं होगा उस पर क्रॉस अपनी कोडिंग देते जाना, जब कोडिंग देते जाओगे तो पता चल जाएगा कि ये नहीं पढ़ना, बट हालांकि ये अभी पढ़ोगे, एग्जाम टाइम उसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अगर मैं टेम्परेचर बात करूँ तो टेम्परेचर भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ रिएक्शन के। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। कैटलिस्ट का देखो, कैटलिस्ट हमारे पास सेम काम है, जैसे बहुत अगर सपोज कर लो कि ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ठीक है, अगर एक कंपनी क्या होता है कि एक जो कंपनी है किसी प्रोडक्ट को, चिप्स की पैकेट को सपोज कर लो 1 मंथ में ही एक बार प्रोडक्शन करके देती है, जबकि मार्केट में उसकी खपत डेली है, मार्केट में डेली मांगा जाता है, तो कंपनी परेशान हो जाती है, तो सोचती है किस तरीके से वो डेली उसका प्रोडक्शन कर सके, तो बाहर से एक्सटर्नल मटेरियल का इनरिचमेंट कर देती हैं, यानी कंपनी अपने मशीन में कुछ ऐसा सिस्टम लगा देती है कि जल्दी जल्दी काम करना स्टार्ट करे और जल्दी जल्दी प्रोडक्टिविटी दे। तो यहाँ पे भी रिएक्शन में कुछ ऐसा होता है कि एक्सटर्नल मटेरियल क्या होता है, कैटलिस्ट होता है, रिएक्शन में जैसे ही मिलाते हैं रिएक्शन क्या होता है, अल्टर कर जाता है। अल्टर करने का मतलब या तो फास्ट हो जाता है या तो स्लो हो जाता है, वो डिपेंड करता है हम लोग पे कि हम लोग को फास्ट चाहिए तो कैटलिस्ट ऐसा सेलेक्ट करते हैं कि आगे की तरफ बढ़ जाए, अगर बहुत तेजी से हो रहा है रिएक्शन तो उसको एनरिचमेंट करके कैटलिस्ट उसको स्लो कर दिया जाए। तो ज़्यादातर केसेस में कैटलिस्ट कहाँ यूज़ करते हैं, फास्ट करने के लिए, तो ये भी डिपेंड करता है ये कैटलिस्ट। अगर हम लोग बात करें कैटलिस्ट की बात करें तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन के, रेट ऑफ रिएक्शन के जैसे ही मिला दोगे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बात करूँ डिपेंड्स ऑन सबस्ट्रेट पे, तो आपके पास किस तरीके से रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है, या तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट लिख लो, डिपेंड्स ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करेगा किस तरीके से वो स्लो देता है और किस तरीके से वो क्या करता है, फास्ट करता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो वो हर एक, अब इसके लिए स्पेसिफिक है कि आपको रिएक्शन को देखना पड़ेगा कि किस तरीके से उसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा तो स्लो होगा, अगर हो रहा तो जल्दी जल्दी क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है, तो इसके लिए स्लो भी होता है, फास्ट भी होता है। लास्ट हमारे पास है सरफेस एरिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे भी। सरफेस एरिया में देखो, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा लार्ज होगा उतना तेजी से रेट ऑफ रिएक्शन होगा, तो सरफेस एरिया भी डिपेंड करता है किस पे, रेट ऑफ रिएक्शन पे, रेट ऑफ रिएक्शन पे। जैसे मैं बात करूं कि अगर हम लोग बात करें कि एक लकड़ी का बहुत बड़ा टुकड़ा है, उसको आपको बर्न कराना है तो काफ़ी टाइम लगेगा, और उसी लकड़ी के टुकड़े को, उतने ही मास वाले लकड़ी के टुकड़े को आप पीस पीस कर लो, तो कौन सा जल्दी बर्न होगा, पीस वाला जल्दी बर्न होगा, बिल्कुल, क्योंकि उसका सरफेस एरिया क्या हो गया, बढ़ गया, सरफेस एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। सरफेस एरिया का मतलब जैसे मैं बोलूँ एक स्मूथ जगह चल रहा हूँ तो उसका सरफेस एरिया कम होता है, और एक रफ जगह चलो तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो पकड़ तेजी से होता है, नहीं होता, हम लोग कभी बहुत चिकने पे चलते हैं टाइल्स वगैरह में तो फिसल जाते हैं, तो सरफेस एरिया वहाँ का क्या होता है, कम हो जाता है। अब जहाँ रफली चलते हैं, जहाँ उबड़ खाबड़ बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर सरफेस एरिया बढ़ जाने की वजह से फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा हम लोग को मेहनत करनी पड़ती है चलने में। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम केसेस है, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, जैसे वुड वाला एग्जांपल बताया, सपोज कर लो कि 10 kg का हमारे पास एक वुड है, ठीक है, लकड़ी का टुकड़ा है, उसको जलाने में काफ़ी टाइम लग रहा है, और 10 किलो का ही लकड़ी है, बट उसका मैंने क्या किया, पीस बना लिया। जब पीस बनाएगा तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में बहुत जल्दी आएगा और जल्दी जल्दी बर्न करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो ये सारे फैक्टर इफेक्ट हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होगा, ये कैटलिस्ट होगा और ये होगा, ये हटा देना, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों डिपेंड करता है, आप एक बार जरूर से चेक कर लेना इसको बस।
ठीक है, इस पे डिपेंड, फास्ट भी होता है स्लो भी होता है, वो रिएक्शन डिपेंड करता है। तो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कैटलिस्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस पे रिएक्शन पे डिपेंड करता है, कुछ फास्ट होता है कुछ स्लो होता है। तो इसमें मैं एक रिएक्शन लिख देता हूँ, जैसे NO प्लस O2 हो जाएगा, NO प्लस O2 2NO2 ये फास्ट बताया जा रहा है, ठीक है, नोट कर लेना, ये फास्ट बताया जा रहा है। और एक हमारे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस O2 है, ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, CO2 में चेंज हो जा रहा है। ये किस में चेंज होगा हमारे पास, CO2 में स्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन आप नोट कर लेना। एंड लास्ट हमारे पास है सरफेस एरिया पे, ठीक है। तो इतनी बात आज समझ में आ गई, दो न्यूमेरिकल मैंने बता दिया इस वीडियो में और रेट ऑफ रिएक्शन बता दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चलते हैं, पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट हो जाएगा आपका मेन जो होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।